सो हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स में। और देखिए दोस्तों, ये एफसीआई वॉचमैन के लिए आगामी एग्जाम जो कि 3 जुलाई है ना, 3 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये मॉक टेस्ट 18 है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे और कोई वगैरह। ओके, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के फिर आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि भारत में पहली बार है ना, भारत में पहली बार संप्रदाय के आधार पर मतदान कब पारित किया गया। आपको बताना है कि संप्रदाय के आधार पर भारत में पहली बार मतदान कब पारित किया गया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए और जो भी इसका सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1909 में पहली बार संप्रदाय के आधार पर मतदान जो है पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया। जी हाँ, आपको बताना है कि महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए हैं आप इनमें से इनको पढ़कर समझकर आप इसका सही आंसर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अब एक हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये जो जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे ये आपके रिविजन मात्र के लिए होंगे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1930 में है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1930 में जो है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है। जी हाँ, आपको बताना है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है। आपको बताना है कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, इनमें से सबसे ज़्यादा जो है समुद्री सीमा कौन साझा करता है, कौन सा स्टेट। ओके, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे बहरहाल चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आगे दूंगा, वहाँ पे आपके जो डाउट्स होंगे ना इससे रिलेटेड मैं वो आपको समझाता हूँ, लेकिन बशर्ते वीडियो को पूरा देखना, तभी आप इस क्वेश्चन में जो आपके मन में सवाल है वो दूर हो सकता है। अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन एकदम बेसिक जीके वाला है, तो मैं चाहूंगा आप सभी इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन जरूर करें। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे भाइयों, कि कौन से 2 देश जलमग्न है ना, यानी कि जल मार्ग के बारे में है कि कौन से 2 देश जलमग्न सुरंग से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड जो है ये आपके जल मार्ग से या फिर जलमग्न सुरंग से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किस आयोग के लिए है ना, निम्न में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपको बताएं कि निम्न में से किस आयोग के लिए है ना भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि योजना आयोग। लेकिन अब क्या है, योजना आयोग को हम लोग किस नाम से जाते हैं, नीति आयोग से, क्योंकि जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी 2014 में, तो इन्होंने क्या है, जो योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रख दिया, नीति आयोग है ना, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी जी। अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप लोग बता सकते हैं जो नीति आयोग नीति है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जो कि संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसमें निम्न में से किसका विवरण है। आपको बताने कि एक्चुअल में 243 संविधान है ना, जो संविधान अनुच्छेद 243 है वो किसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ लीजिए आराम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो आधिकारिक भाषा है ना, जो आधिकारिक भाषाओं की सूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल करना है ना। तो 243 जो अनुच्छेद 243 है, जो एक संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था, उसमें किनका आपको उल्लेख मिलेगा, जो आधिकारिक भाषा जिनमें आपको हो गया कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको जो है शामिल किया गया था। अब बहरहाल आप एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो कोंकणी है ना, ये आपकी कहाँ बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है ना, आपकी गोवा में, और मणिपुरी जो है मणिपुर में, और नेपाली जो है आपके भारत में भी बोली जाती है और नेपाल में। लेकिन बहरहाल यहाँ पे आप लोग का सवाल ये भी हो सकता है कि सर देखिए नेपाली तो नेपाल का भाषा है, फिर यहाँ पे संविधान में क्यों इंक्लूड है। तो देखिए बहुत से बुद्धिजीवी हैं जिनको पता भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ समझ सकते हैं, जैसे गोरखा रेजिमेंट होता है इंडियन आर्मी में है ना, और उसके बाद और जितने भी वैकेंसीज वगैरह आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पर्सनली, तो वहाँ पे क्या है, नेपाली लोगों को भी, यहाँ पे नेपाल भूटान के लोगों को भी मौका दिया जाता है, तो उनकी यहाँ पे ताकि रोजगार भी क्रिएट हो और जो उनके साथ जो हमारा एक्सटर्नल रिलेशन है वो भी कायम रहे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी हैं है ना। तो इसके पीछे कई रीज़न है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस है ना,
निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के पास भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर था। आपको बताना है कि यहाँ पे आपको उस न्यायाधीश का नाम बताना है जो है ना मुख्य न्यायाधीश भी रहे और राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने काम किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद खाली स्थान होता है। आपको बताना है कि उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP है ना, सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो इसका सही आंसर आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर, और या फिर आप इसको प्लस भी कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी होता है क्या आपका सकल घरेलू उत्पाद, है ना। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। जी आपको बताना है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा था कि भारत की आपको उस राज्य का नाम बताना है जो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा साझा करता है, तो उसमें मैंने बताया था आंसर नंबर 1 मतलब उसका बताया था आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब कभी ऑप्शन में गुजरात दिया हो तो गुजरात को आप लोग क्लिक करेंगे यानी कि राइट मारेंगे, है ना, सही आंसर देंगे। अगर नहीं दिया ऑप्शन में तो उसके बाद आंध्र प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समुद्री सीमा साझा करता है वो राज्य है आपका गुजरात। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपका आता है ना आंध्र प्रदेश। लेकिन जब कभी ऑप्शन में आपको अगर गुजरात ना दिया हो, डायरेक्टली आंध्र प्रदेश वहाँ पर मेंशन हो, तो आपको आंध्र प्रदेश को वहाँ पर क्लिक करना है। ओके, सो आई होप ये चीज़ समझ आ गया होगा। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 11वां नंबर देख लीजिए कि है ना, यहाँ पे है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। आपको बताना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बड़ा निकोबार, है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंदिरा पॉइंट। ओके, और ये भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी ईजी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यूपी हो जाता है आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन है ना, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है या फिर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे 4 है, यानी कि कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय मानक समय और, है ना, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। जी हाँ, आपको बताना है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, 4.5 घंटे का, 5 घंटे का, 5.5 घंटे का या फिर 6 घंटे का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5.5 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा, है ना, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम के बीच में। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे कर्क रेखा, आपको बताना है कि कर्क रेखा भारत से कहाँ से होकर गुजरती है। क्या यह भारत के ऊपर से होकर गुजरती है, नीचे से होकर गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है, या फिर इसका भारत के साथ कोई भी रिलेशंस नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भारत के मध्य से होकर, है ना, मीड से होकर गुजरती है ये जो आपका है कर्क रेखा। ओके, यहाँ से तो सीधा ऐसे होकर गुजरती है। ओके, अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की सबसे लंबी, है ना, भारत की सबसे लंबी भू सीमा निम्न में से किस देश के साथ लगती है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है कि भारत की सबसे लंबी भू सीमा निम्न में से किस देश के साथ लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बांग्लादेश के साथ। अगर आप यहाँ पे शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं और आपको वाकई में जियोग्राफी पर्सपेक्टिव से याद है तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे डेटा बताइएगा कि कितना किलोमीटर, है ना, कितना किलोमीटर इंडिया जो है अपना बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। जी आपको बताना है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 7वां स्थान है अपना भारत का विश्व में, है ना। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि 18वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। जी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हैं 3 देशों से मिलकर बनती हैं, मतलब 3 देशों के साथ अपनी जो बॉर्डर वो शेयर करती है। यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन करिए। इसका सही सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया 3
तीन देश के साथ। आपको बताना है कि ये 3 देश कौन कौन से हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर जरूर लिखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, आपको इनमें से बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जो अपना बॉर्डर, अपना सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर नहीं करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर। इसके अलावा जो आपका मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये जो क्या है, ये सारे राज्य जो है अपना बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। बाकी जो मणिपुर है ये अपना सीमा जो है साझा नहीं करता। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है। आपको बताना है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य भूमिबद्ध है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार, है ना। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी, है ना, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। आपको बताना है एक्चुअल में कि भारत और जो चीन का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, आपको बताना है उनमें से जो रेखा खींची गई या फिर जो रेखा है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मैक-मोहर रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल यहाँ पे, हालांकि मैंने इसका डायरेक्टली आंसर यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिए और उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए होंगे। बाकी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल में पहली बार विजिट किए थे तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सबको बाय बाय और ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।